और आपने बोला था कि यहाँ से कर लो। चलिए ओके सैफी, देखो बेटा अब आवाज आ रही है। नमस्कार जी नीरज। यस ओके चलो ठीक है। उसके लिए दरअसल माफी, वो थोड़ा सा ध्यान हट गया था वहां से। तो जितना भी मैंने आपको बताया है अब तक, वो मैं एक बार शुरू से बता रहा हूं। एक बार चेक कर लो सर, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको यहां से बताया हल्का हल्का सा। ठीक, एक बार रिवाइज करा रहा हूं, देखो आवाज आ रही है क्या? ठीक है, देखिए। हम्म तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में हमारा यूनिवर्स का टॉपिक हुआ था, गैलेक्सीज हो गई थी हमारी, नेबुला हो गया था हमारा, सोलर सिस्टम हमारा शुरू होना था। तो सोलर सिस्टम के बारे में आज हम शुरू करने वाले थे। ठीक है जी, थोड़ी सी वो इसका बोले। हाँ ठीक है, देखो अब आवाज आई होगी आपको, अब चेक कर लो बेटा आजम, अब चेक कर लो आप। आवाज देखो अब आई होगी। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था यहाँ पर कि सोलर सिस्टम में क्या क्या शामिल करते हैं आप। सोलर सिस्टम में शामिल करते हैं सूरज को, प्लैनेट्स को, सैटेलाइट्स को, ड्वार्फ प्लैनेट्स को। हमारे पास ड्वार्फ प्लैनेट्स अब तक 5 हो चुके हैं 2024 के एंड तक। ठीक है, 2024 के एंड तक। एस्टेरॉइड्स की मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर, ये कॉमेट भी शामिल करते हैं और कुपर बेल्ट भी शामिल करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां से आप इसको देख सकते हैं। आवाज तो यहां से पूरी बढ़ी हुई है बेटा, आवाज तो यहां से पूरी बढ़ी हुई है, आवाज पूरी बढ़ी हुई है। आप एक बार अपने फोन की आवाज चेक करो, वॉल्यूम वहां से आप बढ़ाओ, यहां से आवाज पूरी है। ठीक, तो ये, तो जैसे कि मेरा नाम कपिल, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल प्रेप मैट्रिक्स पर। प्रेप मैट्रिक्स पर जैसा कि आपको पता है कि फ्राइडे को मेरी क्लास लाइव होती है यहाँ पर यूपीएसआई के लिए। और बाकी जो भी रेस्पेक्टेड फैकल्टीज हैं सभी का टाइम अलॉटेड है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट के हिसाब से उनको टाइम दिया हुआ है, तो हिसाब से आपके लिए बैच यहाँ पर लाइव होते रहते हैं। सो प्लीज आप पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेने में बिल्कुल पीछे ना हटिए आप। ठीक है बेटा, तो जो अब तक हुआ है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। तो ये शामिल करते हैं आप किसमें, सोलर सिस्टम में शामिल करते हैं। अगला देखिए, मैंने आपको बताया था कि सौर मंडल का हल्का सा डायग्राम, कि सूरज में हाइड्रोजन कितने 71%, हीलियम कितने 26.5%, कार्बन कितना है 1.2 1.5%, और शेष पार्ट क्या है आपका, रेस्ट पार्ट अदर पार्ट है। तो टोटल क्या है, केमिकल कंपोजिशन 100%। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे सूरज में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, हमारे सूरज में सबसे ज्यादा गैस है हाइड्रोजन। और सबसे ज्यादा गैस हाइड्रोजन होने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस होने का मतलब है यहाँ पर कि हमारा सूरज अभी नया नया तारा है। ठीक है, नया नया मतलब अभी नहीं कि बिल्कुल ऐसा एकदम ही बना है, अभी ही बना है, नहीं, काफी टाइम हो गया। ठीक, काफी टाइम मतलब कुछ करोड़ साल तक कह सकते हैं आप। हाँ, अब आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, तो ये बात है। तो जिस भी तारे में हाइड्रोजन गैस की परसेंटेज ज्यादा होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो तारा अभी न्यू बॉर्न स्टार है और वो उतना ही लंबा चलेगा, और उसमें एनर्जी का लेवल उतना ही ज्यादा है। और कलर कैसा आएगा उसमें, ब्लू कलर आएगा। बाकी तो अगले टॉपिक में मैंने आपको ये समझाया हुआ ही है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट? ओके, तो फिर मैंने आपको बताया कि सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनको कैसे आप अरेंज करते हैं। जैसे कि पहला जो ग्रह है कौन सा हो जाएगा, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड देन नेपच्यून। यहां तक की सारी बातें हमारे पास में आ जाती हैं। ठीक है बेटा, यहां तक तो इनके बारे में ही मैं कुछ बता रहा था। तो जो जो सोलर सिस्टम का टॉपिक हमारा शुरू हो चुका है, उसमें मैं आपको बता रहा हूं अभी सूरज के बारे में। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूं अभी किसके बारे में, सूरज के बारे में। सूरज के बारे में मैंने आपको बताया कि जो एनाटॉमी ऑफ द सन, इसका जो टॉपिक है, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी।
अब पार्ट ए में क्या पढ़ेंगे? पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे सूरज के बारे में। जैसे सूरज, हमने ये बनाया सूरज यहाँ पर, तो सूरज का जो कोर है इसका टेम्परेचर कितना है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और जो सूरज का जो धरातल है इसको आप लोग क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर। टेम्परेचर जिसका है कितना? 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फेयर के ऊपर जो अपर लेयर है इसको आप क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर, जिसका कलर कैसा होता है? लाइट रेड, और ये कुछ कुछ ऑरेंज टाइप भी कहते हैं आप इसको। क्रोमोस्फेयर से अपर लेयर का नाम क्या है? कोरोना। कोरोना की खास बात क्या है? कि ये सूरज की सबसे बाहरी परत है ना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। और उसके बाद में विजिबल ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ती है, ये खास बात है इसकी। तीसरी बात क्या थी? आदित्य L1 मिशन, यानी आदित्य। आपको पता है कि आदित्य क्या है? सन का सिनोनिम है आदित्य। क्लियर है? तो आदित्य L1 मिशन हमने भेजा था कब? 2023 में हमने, मतलब इसरो ने भेजा था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सूरज का जो कोरोना है, सूरज का जो कोरोना है उसकी स्टडी करना। ठीक, और ठीक है, उस इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि सूरज का जो कोरोना है हमारे पास, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है इसकी स्टडी करना, कि कितनी एनर्जी है, हम इसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, फोटोन में एनर्जी आती है वहां पर, उसकी स्टडी है ना, बहुत सारी बातें इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर की। उसके बाद में आपने देखा कि L1, यहाँ पर L1 क्या है? L1 को समझाने से पहले मैं आपको L के बारे में समझाता हूँ। L का मतलब है यहाँ पर लैग्रांज पॉइंट। सिंपल समझो, जैसे हमारे पास यूनिवर्स में जितने भी सेलेशियल ऑब्जेक्ट है, जितने भी आकाशीय पिंड है, सबका अपना एक ग्रेविटी क्षेत्र होता है। क्लियर है? सूरज का भी होता है, यानी तारों का भी होता है, ग्रहों का भी होता है, उपग्रहों का भी होता है। क्लियर? कॉमेट का भी होता है, एस्टेरॉइड का भी होता है, सबका होता है। इसका मतलब अगर आप किसी के ज्यादा पास जाएंगे तो आपको खींच लेगा। ठीक, अगर आप पृथ्वी के पास में आएंगे तो पृथ्वी आपको अपनी तरफ खींच लेगी। यही तो है ना ग्रेविटी फोर्स। ओके, तो यहाँ पर लैग्रांज पॉइंट का मतलब ये होगा कि दो आकाशीय पिंडों के बीच एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ग्रेविटी ना तो काम करती है इसकी और ना ही काम करती है इसकी। तो दो आकाशीय पिंडों के बीच एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ग्रेविटी लगभग 0 होती है, उसी को आप लोग क्या बोलते हो? लैग्रांज पॉइंट। और ऐसे लैग्रांज पॉइंट कितने हमारे पास में बेटा? 5। L1, L2, L3, L4, L5। क्लियर बेटा? तो ये 5 लैग्रांज पॉइंट है हमारे पास में पृथ्वी और सूरज के बीच में, बिटवीन अर्थ एंड द सन। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा? ये है UPSI सब इंस्पेक्टर का बैच है ये, यहाँ पर ये उसके लिए चीजें चल रही है। वैसे तो आप किसी भी बैच में बैठिए, मैं चीजें अच्छे लेवल से ही करवाता हूँ, है ना। किसी भी एग्जाम को आप दो, बेशक SSC CGL दो, CPO दो, कोई सा भी एग्जाम दो। क्लियर है? बाकी जब और भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए, और बाकी जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए चीजें होंगी तो वो भी यहीं पर ही होती हैं। क्लियर? फैकल्टी सारी बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती हैं, तो आपको पता चल रहा होगा पढ़ने के बाद में। यस यस, अमेजिंग, गुड गुड। ठीक है, चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है। इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आई होप आपको आदित्य L1 मिशन के बारे में कुछ बात समझ आई होगी। इसके बाद में मैंने आपको कुछ बताया था, यहाँ पर बी पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कलर चेंजेस इन द सन, सूरज में रंग परिवर्तन। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन जब हीलियम में चेंज होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, या मैं कहूं नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हाइड्रोजन के एटम हीलियम में चेंज होते हैं, यानी हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर हीलियम का एक एटम बनाते हैं और उसमें एनर्जी बड़े लेवल पर रिलीज होती है। उसी को आप लोग क्या बोल देते हो? सोलर रेडिएशन, है ना। हाँ बेटा, ये क्लास YouTube पर ही तो चल रही है, YouTube पर लाइव चल रही है ये क्लास, तो आप YouTube पर देख लो, है ना। और वैसे भी ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, YouTube पर अवेलेबल है हमारी तरफ से। ठीक है बेटा, चलिए। तो यहाँ पर जब तारे का निर्माण हुआ तो इसमें जो पहला कलर है वो क्या आता है? ब्लू कलर, फिर व्हाइट कलर, फिर येलो। हमारा सूरज अभी तीसरी स्टेज में है। हमारा सूरज किस में है अभी? तीसरी स्टेट में है, तीसरी अवस्था में है हमारा सूरज अभी। ठीक है, उसके बाद में ऑरेंज कलर आता है, फिर रेड कलर आता है। जब रेड कलर आएगा हमारे सूरज में तो हमारे सूरज का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि ये जुपिटर तक की सभी चीजों को अपने अंदर समेट लेगा। ठीक है बेटा, आज हम थैंक यू, आज हम अमेजिंग एक्सप्लेनेशन, थैंक यू बेटा। ठीक, तो यहां से उसके बाद में जब इसका साइज बढ़ जाएगा तो इसमें एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी और फिर इसको इसमें हो जाएगा ब्लास्ट।
और जब इसमें ब्लास्ट होता है तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, नोवा या सुपरनोवा। इसका मतलब तारे के मरने की अवस्था को क्या बोलते हैं आप, नोवा या सुपरनोवा बोलते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए मैं आपको ये बात समझाने वाला था, ये वाला है ना, इसको समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये चीज समझ में आ गई तो ये चीज समझ में आ जाएगी आपकी जो मैं समझाऊंगा अभी। जैसे आपको पता है कि यूनिवर्स में जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं कितनी है, 10⁻11, और एक आकाश गंगा में 10⁻11 क्या है, तारे हैं, स्टार्स हैं, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। तो टोटल तारे कितने हो गए, 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, तो अरबों खरबों तारे हैं। इसका मतलब इन अरबों खरबों तारों में कुछ तारे ऐसे होंगे कि जो साइज में बड़े होंगे, है ना, यानी जिनमें हीलियम ज्यादा होगी। कुछ तारे ऐसे होंगे जो अभी नए नए बने हैं, यानी उनमें हाइड्रोजन गैस की परसेंटेज ज्यादा होगी। क्लियर, इसका मतलब तारे छोटे भी होंगे, तारे बड़े भी होंगे। क्लियर, जो छोटे तारे होंगे वो अभी नए नए बन रहे होंगे, और जो तारे बड़े होंगे साइज में वो बहुत पहले बन चुके होंगे, अब वो अपने एंडिंग पॉइंट की तरफ है। क्लियर, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने तारे को बेस मान लिया कि हम जो हमारा तारा है, हमारा सूरज है, हम इसको बेस मान लेते हैं कि जो तारा हमारे सूरज से बड़ा होगा, जब उसमें ब्लास्ट होगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, और जो तारा हमारे सूरज से छोटा होगा उसको, उसमें जब जो है ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, वो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ब्लैक ड्वार्फ में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर, तो हमने क्या किया, 1.4 ms को एक नाम दे दिया, 1.4 ms इज इक्वल टू चंद्रशेखर लिमिट। इसका मतलब ये होगा कि जो भी तारे ब्रह्मांड में हमारे तारे से बड़े हैं वो न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील होके ब्लैक होल बन जाएंगे। और ब्लैक होल क्या होता है, उच्च गुरुत्वाकर्षण बल का क्षेत्र, यानी हाई ग्रेविटी एरिया, और यहां से सनलाइट भी वापस नहीं आती है। और ये थ्योरी दी थी किसने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब ने। क्लियर, आप किसी भी चीज को बेटा तब देख सकते हो ना जब वहां से सनलाइट या कोई भी लाइट जाए और टकरा के फिर वापस आ जाए, है ना। लेकिन जब लाइट ही वापस नहीं आ रही है तो वो चीज आपको दिखाई नहीं देगी, इसलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। क्लियर है, यस निशा, गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून, हर हर महादेव। यस प्रशांत, अरे प्रशांत बहुत दिन बाद दिखाई दियो भाई, राम राम भाई। ठीक है, तो यहां तक ये बात, तो मैं आपको यही चीज समझा रहा था। तो इस डायग्राम में जो चीजें आपको याद रखनी है वो याद रखनी है क्या, 1.4 ms क्या है, चंद्रशेखर लिमिट। ब्लैक होल कौन से तारे बनते हैं, न्यूट्रॉन तारे बनते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। दूसरी बात ये है कि सूरज का जब निर्माण होता है तो उसमें सबसे पहला कलर कौन सा आएगा, ब्लू कलर आएगा, उसके बाद में व्हाइट कलर आएगा, और उसके बाद में येलो, फिर उसके बाद में ऑरेंज, फिर उसके बाद में रेड कलर आएगा। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था। यस यस यस, सभी का स्वागत है जी, सभी का स्वागत है, दिल से स्वागत। आपका अपना प्रेप मैट्रिक्स, आपका अपना प्रेप मैट्रिक्स परिवार आपका दिल से स्वागत करता है जी। ठीक है बेटा, आइए और अपना पढ़ाई को हमारे साथ में लग के अच्छे से करिए। ठीक, तो मैं टॉपिक को इससे आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये था कलर चेंजेस इन द सन। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि सूरज में कौन कौन से कलर बनते हैं बाद में, या किस किस कलर में चेंज होता है वो, और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसे आप क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जी, शुरू करते हैं, यहां से आगे शुरू करते हैं, यहां से आगे शुरू करते हैं। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। अच्छा, ये जो डायग्राम मैं समझा रहा हूँ, डायग्राम से समझ में आ रहा है या फिर यही बातें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊं, बताओ। या तो डायग्राम से ही आप समझ लो ये सारी बातें, या फिर अगर आपको तो मैं ये बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊं, बताओ क्या कहते हैं आप। ओके ओके ओके, ठीक है प्रशांत, बिल्कुल मुझे पता है आपके शेड्यूल के बारे में, बताया था। चलिए, वैसे जहां भी बिजी हैं आप थोड़ा बहुत स्टडी पे भी फोकस करते रहो भाई। ठीक है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ आपका बड़ा भाई होने के नाते। ठीक है, चलिए, तो ये चीज यहां से, तो यहां से आगे देखते हैं टॉपिक नया। सी पॉइंट जब आप देखते हैं यहां पर, आप इसमें देखते हो ऑरोरा बोरियालिस एंड
ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ये बात देखो, ध्यान ध्यान देने वाली बात है। क्या है ये ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस? ये दोनों ही क्या है? ये कलरफुल लाइट्स है, कलरफुल लाइट्स जो विजिबल होती है कहां पर? दिखाई देती है कहां पर? हमारी अर्थ पर। और हमारी अर्थ पर भी कहां पर? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। नॉर्थ पोल पर इसको क्या बोलते हैं आप? ऑरोरा बोरियालिस। और साउथ पोल पर क्या बोलते हैं आप? ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ठीक है बेटा, ये देखो याद तो आपको रखना है ये वाला पॉइंट। These are the name of colorful lights which can be seen on our earth at different region। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल पे आप इसको इस नाम से जानते हैं, साउथ पोल पर आप इसको इस नाम से जानते हैं, वो सारी बातें क्लियर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल भाई, मुझे फिक्र रहती है आपकी, क्योंकि आप मेहनती हो भाई, अच्छे बच्चे हो। ओके चलो ठीक है, इतनी बातें यहां पर। उसके बाद में आप देखते हैं, याद तो आपको रखना है ये कि ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस क्या है? ये रंगीन प्रकाश है। कहां पर दिखाई देते हैं? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर कहां पर? नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। नॉर्थ पोल पर इसे क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियलिस। और साउथ पोल पर इसे आप लोग क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। अब इसको देख लेते हैं कि ये होता कैसे है ना, कंसेप्चुअल चीजें हैं, ध्यान देना सभी। जैसे ये है हमारा प्यारा सूरज, ठीक है। हमारे सूरज में ये आपको सन स्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं। सन स्पॉट्स, सन स्पॉट यानी सन स्पॉट्स, सन स्पॉट्स का मतलब होता है सौर कलंक, है ना, SPOTS है। सन स्पॉट्स का मतलब क्या होता है? सौर हिंदी में बोलते हैं सौर कलंक। इनसे क्या होती है? इनसे ना सोलर फ्लेयर्स निकल रही होती हैं। क्या निकल रही होती हैं? सोलर फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स। और ये हजारों लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती हुई आगे तक बढ़ती रहती हैं। क्लियर? अब यहां पर देखिए, ये सोलर फ्लेयर्स यानी सौर आंधियां इनसे निकल रही हैं। अब यहां देखिए आप, ये है हमारे पास में हमारी अर्थ, हमारी अर्थ। और ये क्या है? हमारी अर्थ का सरफेस। क्या है हमारी अर्थ का सरफेस? ये है एटमॉस्फेरिक लेयर हमारे पास में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अगर मैं यहां पर लिखूं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस ऑब्लिक थर्मोस्फेयर, ओके गाइस, और ये एक्सोस्फेयर। ओके, अगर मैं यहां पर ये चीज बताऊं आपको, कौन सा पेन लूं? हाँ चलो ये ले लो। तो ये जो मेसोस्फेयर है हमारे पास में, ये है आपका 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और ये आपका 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है, किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब इस वाले एरिया से लेके अगर मैं बोलूं, यहां से लेके यहां तक, इतने एरिया में क्या है हमारे पास में? आयनोस्फेयर। यहां पर ये जो है आयंस देखने को मिलते हैं, आयंस देखने को मिलते हैं, आयंस देखने को मिलते हैं। जब ये सोलर फ्लेयर इनसे टकराती है, इनसे टकराती है, इनसे टकराती है, तो ये जो आयंस है ना, ये जो आयंस है, ये शाइनिंग करते हैं, है ना, ये बेटा चमकना शुरू करते हैं। जब ये चमकते हैं तो ये अलग अलग कलरफुल लाइट के रूप में देखने को मिलते हैं, कलरफुल लाइट्स के रूप में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये जो है ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस का जो फेनोमिना है, जो यहां पर इसका फेनोमिना है, जो इसका फेनोमिना है, ये होता कहां पर है? आइनोस्फेयर में। लेकिन ये कलरफुल लाइट सीन कहां पर होती है? ये सीन होती है कहां पर? हमारी अर्थ। क्लियर? इसका मतलब ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस का जो फेनोमिना है, ये कहां पर होता है? ये होता है आपका आइनोस्फेयर में। लेकिन ये कलरफुल लाइट्स दिखाई देते कहां पर? हमारी अर्थ पर। और हमारी अर्थ में भी जी कहां पर?
ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, और नॉर्थ पोल पर इसका नाम क्या है, ऑरोरा बोरियलिस, और साउथ पोल पर इसका नाम क्या है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। आपके एग्जाम में जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये हैं, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया ये वाला, ये ठीक है, ये है सनस्पॉट। सनस्पॉट इनका टेम्परेचर होता है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर है बेटा? अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हमारी अर्थ के साउथ में पड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कहां पड़ता है, हमारी अर्थ के साउथ में पड़ता है, हमारी अर्थ के साउथ में पड़ता है। तो हमारे अर्थ के साउथ में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ पोल ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रालिस याद रख लेंगे आप। जब साउथ में ऑस्ट्रालिस याद हो जाएगा तो नॉर्थ पोल पर बोरेलिस आपको अपने आप याद हो ही जाएगा। क्लियर? जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान देना, जैसे सुबह सुबह सूरज निकल रहा होता है, तो सूरज के निकलने से पहले ईस्ट में आपको बड़े लेवल पर आकाश में लाल, हरा, पीला कुछ ऐसा रंग दिखाई पड़ता है। तो वो तो होता है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में, जो एरोसोल्स एटमॉस्फेयर में लटके रहते हैं, तो उनसे सनलाइट टकराती है, स्कैटरिंग प्रोसेस होता है, तो अलग अलग कलर में वो हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये जो रंगीन प्रकाश है बड़े लेवल पर, ये जो रंगीन प्रकाश है बड़े लेवल पर, ये होता कहां पे जी, ये होता है आपका आयनोस्फेयर में, यानी जिसको आप थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। क्लियर है? तो इस बात को आप जरूर याद रखें। ओके जी, यस यस बेटा। तो ये बात समझ में आई आपकी, ये बात समझ में आई आपकी। चलो, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात आपकी जरूर समझ में आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात आपकी जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात आपकी पूरी समझ में आई होगी। तो सोलर सिस्टम में जो सौर मंडल में जो सूरज का टॉपिक है वो हमारा कवर हो चुका है जी, वो हमारा कवर हो चुका है। अब इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे हम प्लैनेट्स के बारे में, इससे आगे पढ़ेंगे हम क्या, ग्रहों के बारे में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बेटा? एक बार देखो, अगर कोई डाउट है तो मुझे आप बताइए, नहीं तो मैं फिर थोड़ा सा टॉपिक आगे आपको बढ़ाता हूं, थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको आगे लिखवाता हूं। बताइए, टॉपिक आगे बढ़ाऊं? यहां तक इतना हो गया? प्लीज एक बार चेक करो, प्लीज एक बार चेक करिए आप, यस चेक करिए, चेक करिए जल्दी से। चेक करिए आप इसको प्लीज, जल्दी से एक बार देखिए। टॉपिक आगे बढ़ाऊं क्या? जल्दी बोलो। प्रशांत, यस प्रशांत, निशा, आजम, मोहित, हाँ चलिए, यस चलो। तो मैंने आपको ये भी बताया कि आपको याद क्या रखना है, ये होता क्यों है, कैसे, ये मैंने आपको यहां समझा दिया। बाकी आपको याद रखना है ये, ठीक है बेटा? अरे भाई कहाँ चले गए हम। अगला, अगला हमने क्या पढ़ लिया, देखो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया ये था हमारा सूरज, ठीक है, ये हमारे प्लैनेट्स, मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, एंड नेपच्यून, ठीक है। इनके चारों तरफ रिंग्स हैं, छल्ले हैं, इनके चारों तरफ क्या है, छल्ले, रिंग्स हैं इनके चारों तरफ। इनके नाम मैंने पहले भी लिखवाए हैं आपको, तो मैं दोबारा क्या बताऊं आपको, तो देख लेना, पीछे से मैंने नाम लिखवाए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स, ये जुपिटर, ये सैटर्न, ये यूरेनस और ये नेपच्यून,
अभी हमने अपना सूरज का टॉपिक कर लिया है कवर। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम मरकरी के बारे में। अब किसके बारे में लिखेंगे हम, मरकरी के बारे में लिखेंगे, यानी बुध के बारे में लिखेंगे। बुध के बारे में मेन मेन पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा, इंपोर्टेंट बातें मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा यहाँ पर। जैसे मरकरी के बारे में देख लेते हैं हम। तो मरकरी के बारे में क्या लिखना है आपको, पहला पॉइंट, नियरेस्ट टू द सन, यह सूरज के निकट है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्मॉलेस्ट इन द सोलर सिस्टम। थर्ड पॉइंट, days are extremely hot, यहां पर दिन सर्वाधिक गर्म होते हैं। नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, रातें यहां पर ठंडी होती हैं। उसके बाद आप देखते हैं, इट डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट, इसका मतलब इसका कोई भी यहां पर प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। छठा पॉइंट, इट डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर, यहां पर कोई भी वायुमंडल आपको देखने को नहीं मिलता। सातवां, एट प्लेस लार्जेस्ट ऑल्सो, इसको आप 8वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई होगी, तो पिछली क्लास को जाके एक बार देख लेना यूट्यूब से। उसके बाद आप देखते हैं इसका जो रोटेशनल टाइम पीरियड है, रोटेशनल टाइम पीरियड यानी अपनी धुरी पर घूमने में जो टाइम लेता है वो है कितना, रोटेशनल टाइम पीरियड इज 58 डेज। इसका मतलब ये 58 दिन में घूमता है अपने चारों तरफ अपने एक्सिस पर, और सूरज के चारों ओर घूमने में टाइम लेता है कितना, इसका मतलब रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, 88 डेज, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए एक मिशन था मेरिनर 10, ए मिशन मेरिनर 10, ये मिशन था नासा का, और ये इसकी स्टडी के लिए भेजा गया था। स्टडी किसकी थी, स्टडी करनी थी मरकरी की, स्टडी करनी थी मरकरी की। तो मरकरी की स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक मिशन भेजा, मरकरी की स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक मिशन भेजा, हम लोगों ने मतलब पृथ्वीवासियों ने, मतलब नासा ने भेजा था वहां पर। तो नासा ने एक मिशन भेजा मेरिनर 10, क्योंकि मेरिनर 9 तो बेचारा उनका डिस्ट्रॉय हो गया था जी वहां पर, ठीक है। उससे अगला मिशन था हमारे पास में मेरिनर 10 जो हमने भेजा था, यानी नासा ने भेजा था, और उसका मकसद क्या था, बुध का अध्ययन करना कि बुध पर जो रॉक्स हैं वो कैसी है, वहां पर जो एटमॉस्फेयर है वहां पर कौन कौन सी गैसें हैं, है ना, मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं, हमारी अर्थ के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, वो सारी की सारी बातें। क्लियर है जी। तो यहां तक ये जो सारी की सारी बातें हैं आपको जो याद रखनी है मरकरी के बारे में, वो नियरेस्ट है, सूरज के सबसे नजदीक पड़ता है, सबसे छोटा ग्रह है। क्या है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, क्या है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट। ऐड कर दूं कभी आप बोलो कि क्या स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पर दिन सबसे गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती है, यहाँ पर कोई भी इसका प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी वायुमंडल नहीं है यहाँ पर। इसे आप 8वें नंबर का बड़ा ग्रह भी कहते हैं, और यह अपनी एक्सिस पर घूमता है 58 दिन में, और सूरज के चारों ओर घूमने में टाइम लेता है 88 दिन का। और इसके अध्ययन के लिए एक मिशन भेजा था हमने मेरिनर 10, यानी मेरिनर 10 मिशन का संबंध किससे हो जाएगा, वो हो जाएगा किससे, हाँ, बुध से, मरकरी से। कई बार पूछते हैं मिशन को लेके कि भाई इस मिशन का संबंध किससे था, जैसे जूनो मिशन का संबंध किससे था, जुपिटर से। कैसिनी का संबंध किससे था, सैटर्न से।
ठीक है, ऐसे ही मेरिनर टैन का संबंध किससे है? मरकरी की स्टडी से। जैसे आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? सूरज की स्टडी से। उसमें भी किसकी स्टडी से? कोरोना की स्टडी से। ठीक है, तो यहां से उसके बाद में आप देखते हैं अगला जो प्लेनेट है वो है वीनस। अगला प्लेनेट क्या है जी यहां पर? वीनस। ठीक है, तो वीनस के बारे में गाइस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। दरअसल शुरू की जो वीडियो थी उसमें कुछ आवाज नहीं आ रही थी, तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर आवाज नहीं आ रही है, तो उसमें आवाज बढ़ाई गई। तो जहां से आवाज नहीं आ रही है वहां से थोड़ा सा आगे करके आप देखेंगे तो वो टॉपिक मैंने दोबारा से समझाया हुआ भी है ना, समझाया है मैंने दोबारा। तो गाइज आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस पेशेंस के लिए कि आप हमारे साथ बने रहे। और मैं फिर आपको बोलता हूँ कि तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप मैट्रिक्स पर। तो यूपीएसआई का बैच यहाँ पर अच्छे से हम लोग चला रहे हैं, फैकल्टी अच्छे से पढ़ा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छे से जो तरीके हम लोग बताते हैं आपको उनको फॉलो करते रहिए, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। मैं कपिल, और मिलते हैं अगली क्लास में ज्योग्राफी में यहां से टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और अगली क्लास में मैं आपको पीवाई के साथ साथ में एमसीक्यूज भी सोल्व कराऊंगा। ठीक है बेटा? ओके ओके जी, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। दरअसल मैं ये कह रहा था जहां से आवाज नहीं आ रही है ना, जहां से आवाज आई है